नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल रुखाया। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा। अफसरनामा के इस सफर में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला ऑफिसर से करवाएंगे जिन्होंने संघर्ष और हौसले बुलंद के बलबूते पर एक जगह जो है वो हासिल की। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुबीता मिश्रा की। डॉक्टर सुबीता मिश्रा हरियाणा सरकार में 1990 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और हाल फिलहाल हरियाणा की होम सेक्रेटरी है। इससे पहले भी सुबीता मिश्रा हरियाणा में तमाम पदों पर जिम्मेदारी जो है वो संभाल चुकी है। मैम, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरे घर में मेरे पूरी फैमिली डॉक्टर्स हैं। मेरे माता पिता दोनों काफ़ी जाने माने डॉक्टर्स थे, पर सरकारी सेवा में ही थे, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल था और एक जन सेवा की भावना थी, क्योंकि वो खुद भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, गरीब से गरीब मरीजों के इलाज में जुटे थे। मेरे फादर ने तो कैंसर में बहुत शोध कार्य किया। तो ये एक पब्लिक सर्विस की जो भावना थी वो मैं समझती हूँ सबसे अहम थी, और उसी को लेकर फिर मुझे लगा कि आईएएस एक ऐसे ज़रिया है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपने इसके साथ साथ प्लान बी भी तैयार रखा था कि अगर यूपीएससी क्लियर ना हुआ तो प्लान बी क्या था, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, ज़िंदगी में प्लान बी होना चाहिए और अक्लमंदी भी ये कहती है कि प्लान बी होना चाहिए, पर मेरा कोई प्लान बी नहीं था। मैंने शुरू से सोचा हुआ था कि मैंने आईएएस ही करना है। मैंने ना एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए तो पहले पेपर के बाद आ गए कि ये करना ही नहीं है। तो सीधे सीधे आई डिड माय एमए एंड बीए इकोनॉमिक्स में, और फिर यूपीएससी दिया और भगवान की कृपा से हो गया। बट आई डू फील कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, रिस्क भी है। आज के बच्चे प्लान भी लेकर चलते हैं, वो भी अच्छी बात है, बट मेरा कोई प्लान भी नहीं था। इट वाज अ हाई रिस्क गेम। किस तरीके का मैम स्ट्रगल किस तरीके का रहा जब आप इसको लेकर स्टडी वगैरह करते थे? किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने थी और सबसे ज्यादा अहम भूमिका उस दौरान किसकी थी आपको, मतलब इस तरीके से आगे मोटिवेट करने की? मैम, देखिए, सबसे पहली बात तो एक स्वामी विवेकानंद जी का कोट है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, तब भी और आज भी, कि देयर इज़ डार्कनेस ऑल अराउंड, लेट मी लाइट माय ओन लैम्प। कि अगर चारों तरफ अंधेरा है, आपको कोई कहता है कि सिविल सर्विसेज में तो कुछ नहीं करते हैं, करप्शन है, नेता और अफसर मिलके पता नहीं क्या करते हैं, कुछ भी हो, आप तो अपनी तरफ से सही कोशिश कर सकते हो माहौल को बेहतर बनाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए। जहाँ तक कि किस तरह से तैयारी की, बहुत मुश्किल इम्तिहान है। लोग इसमें वर्षों निकाल देते हैं। मैं खुशकिस्मत थी कि मन लगा के डट कर पढ़ाई की और सिलेक्शन भी हो गया। आई वाज अ विमेंस टॉपर ऑल्सो। तो बट मैं ये कहूँगी कि आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपने एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी है। आप जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको ब्रेक डाउन करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल के बाद अर्जुन ने जिस तरह से निशाना लगाया था, वो आँख की पुतली का, वो आपका निशाना होना चाहिए। घर में कुछ भी हो रहा हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अपनी पढ़ाई अपने टाइम टेबल्स के अनुसार चलें और योजनाबद्ध तरीके से चलें। आप जिस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो घर में होता है कि फादर या मदर, मतलब किसका सबसे ज्यादा सहयोग आपको रहता था? कौन मोटिवेट करता था? किस तरीके से मैम रहता था आपका ये शेड्यूल पूरा? दोनों ही बहुत बिजी थे, पर दोनों ने आई थिंक अलग अलग भूमिका निभाई। माँ की तरह कभी अगर मैं थकी हूँ या थोड़ा परेशान हूँ तो दुलार से, प्यार से, ये खा लो, कुछ बना दें, चेयर अप हो जाएगा। और मेरे फादर ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति थे, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो एक तरह से आत्मविश्वास उन्होंने मुझको दिया, वही सारी ज़िंदगी मुझे काम आया है। सो दिस टेफलॉन कोटेड कॉन्फिडेंस, सो दैट ही गेव, सो एक तरह से जो मातृत्व और पुरुषार्थ दोनों वाली जो एक सपोर्ट है और प्रेम है मुझे मिला। मैम,
कई सारे दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी आप लिखते हैं, और आपकी फैमिली में कौन कौन है ये भी आप अगर हमें बताएं तो मैम। मैं लखनऊ से हूँ और आज भी मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक दिल से लखनवी हूँ। और मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर थे, मेरे भाई और भाभी भी डॉक्टर हैं। मेरे हस्बैंड बिजनेस और फार्मिंग करते हैं, मूलतः खेती करते हैं और तराई में। और दो बेटियां हैं, दोनों अब बड़ी हो गई हैं, दोनों स्वावलंबी हैं। तो बस यही छोटा सा परिवार है। मैम, दिनचर्या आपकी कैसी रहती हैं, किस तरीके से आप पूरा दिन, क्योंकि एक महिला के लिए काफ़ी चैलेंज हो जाते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, तो किस तरीके से मैम इसको टैकल करते हैं आप? आप अगर देखेंगे ना तो हमारे परंपरा में देवी को कई हाथों के साथ दिखाया जाता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जो भी कामकाजी महिला हैं उनके भी कई हाथ होते हैं। और उन कई हाथों में एक तो मल्टीटास्किंग आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास समय कम है और जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये भी सच है कि जहाँ महिलाओं ने बाहर की दुनिया में एक जगह बनाई है, पर पुरुषों ने घर की दुनिया में उतनी जगह अभी नहीं बनाई है। शायद वो करने की ज़रूरत है अब, जैसे कि एक सही भागीदारी हो। अगर कोई भी महिला हाई अचीवर है तो उसकी फैमिली को भी उसकी सपोर्ट करना ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि आई एम लकी कि वो सपोर्ट मिला। पर मैं अपनी बेटियों के लिए तो ये ज़रूर चाहूँगी कि उनको उससे ज़्यादा सपोर्ट मिले घर पे, एक जो ट्रू पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। बट एज आई से टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ती है। आप जब बच्चे छोटे थे मैं अपनी माँ से कहती थी फ़ोन पे कि अब मम्मा सेकंड शिफ्ट शुरू हुआ है, जब घर पहुँचते थे, कि अब ऑफिस का शिफ्ट ख़त्म किया है और अब घर में जो घर के काम हैं, बच्चों को देखना। सो एक तरह से इट इज़ डबल आप दुगना काम कर रहे हैं। मैम, आप काफ़ी लंबे टाइम से हरियाणा में काफ़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, हरियाणा के तमाम इलाकों में आप रहे हैं, तो किस तरीके से कैसा ये सफ़र रहा हरियाणा का? तो क्या आपको हरियाणा के अंदर लगा, क्योंकि पहले का हरियाणा अब का हरियाणा काफ़ी अब अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है मैम। देखिए, हरियाणा ने अब भूतपूर्व प्रगति की है। जब हरियाणा बना तो पंजाब का छोटा ही नहीं गरीब भाई था। ये कहा जाता था तनख्वाह कहाँ से मिलेगी यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों को। ना पानी था, ना कृषि में इतना विकास था, सब कुछ पंजाब के पास रह गया। पर आज के दिन हरियाणा, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, कृषि उत्पादकता हो, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो, हर चीज़ में हरियाणा ने एक अपना मुकाम बनाया। खेल जगत में हमारे जो युवा और युवतियां हैं उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया साल दर साल। आर्मी में हरियाणा ने अपनी एक यूनिक पहचान बनाई और मुझे बहुत गर्व है कि हरियाणा मेरी कर्म भूमि रही है। और इसकी जो एक तरह से जो ग्रोथ स्टोरी है उसका हम भी हिस्सा बन पाए, क्योंकि अब हरियाणा में मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल में हरियाणा में परिवर्तन भी देखे हैं, उन परिवर्तन का हिस्सा भी बने हैं, कई जगह उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। वो एक बहुत सुखद एहसास है। और महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि सबसे सुखद एहसास है कि जो नारी का सशक्तिकरण हुआ है, जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति में जो एक सुधार हुआ है, वो उससे मुझे बहुत खुशी है। और सुधार देखना चाहूँगी, पर जो प्रगति हुई है वो बहुत ही सुखद है। मैम, इस आपके पूरे सफर में क्या ताकत बनी आपकी, कौन मतलब किस तरीके से आपने ये पूरा मैनेज किया, क्या चैलेंजेस जो है वो आप देखे आपने तब तक? देखिए, चुनौतियां तो हर क्षेत्र में आती हैं, और अगर आप आईएएस बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ सपाट सेट है, ऐसा नहीं है। इस नौकरी में भी बहुत चैलेंजेस हैं और ऐसे चुनौतियां हैं जो आप जग जाहिर भी नहीं कर सकते, आप दुनिया को बता भी नहीं सकते कि क्या प्रेशर है, क्या चैलेंज है। तो एक तो मेरी माँ की बचपन में पोएम सुनाती थी मुझे, वो मैथिली शरण गुप्त की, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जीवन हुआ किस अर्थ का हो, समझो जैसे ये व्यर्थ न हो। तो ये लाइनें, क्योंकि इनमें एक कर्मठता है, एक आत्मविश्वास है,
एक सकारात्मक सोच है। इससे मुझे मदद मिली कि कभी भी जब मुझे लगा कि आई फेल्ट आई कैन डू इट, एंड जो मैंने पहले कहा कि जो मेरे फादर ने जो आत्मविश्वास, दैट सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक तीसरी चीज़ कि अगर घर में जो संस्कार थे, भगवत गीता में कहा गया है कि 3 रास्ते हैं आत्म रियलाइजेशन के, या तो ज्ञान योग है, भक्ति योग है और कर्म योग है, 3 राहें हैं। तो हमारे घर में ये सोच थी कि भक्ति और ज्ञान तो शायद एक उम्र के बाद पहुंच पाएंगे, पर कर्म योग वो है जो हम पहले दिन से कर सकते हैं और जिससे हम समाज में भी सार्थक होंगे और अपने लिए भी जो एक तसल्ली होगी, जो एक आनंद प्राप्ति होगी, वो रोज़ाना मिल सकती है। मैम, क्या आपने कोई बड़े ऑपरेशंस की भी जिम्मेदारी संभाली है? क्या आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा मैम, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस वक्त भी काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि हरियाणा जो है काफ़ी टच है पंजाब के साथ, फिर पाकिस्तान का एरिया आता है। तो किस तरीके का मैम ये पूरा जो रहा, आपने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये था जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर तो थी ही एक मतलब एक अपने किस्म की एक चुनौती जो सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश के सामने थी। और होम सेक्रेटरी और एफसीआर होने के नाते सिविल डिफेंस को बहुत सुदृढ़ किया हमने। और भारत सरकार की भी यही सोच थी कि हम आम नागरिक में भी एक जो भावना है कि हम भी देश के लिए कुछ करें, जहाँ कहीं भी रहकर कुछ करें। तो हमने लगभग मैं समझती हूँ 1 हफ्ते में जो हमारे 500-600 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स थे पूरे हरियाणा प्रदेश में, उनको हम 30,000 तक ले गए, 30,000 से भी ज़्यादा। हमने हर ज़िले में, हर शहर में, गाँव में कैंप्स लगाए और लोगों में जो जोश था वो देखने वाला था। उनकी ट्रेनिंग करी है और भगवान ना करे कि आगे कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति आए, बट हमने बहुत बड़ी तरीके से गेयर अप किया है सो दैट जो हमारे सैनिक हैं वो तो हैं ही बॉर्डर पे, पर हमारा आम नागरिक भी कैसे हम सामाजिक सुरक्षा बनाए रखें और कैसे एक आपातकालीन में एक दूसरे की मदद कर पाए। सो सिविल डिफेंस में बहुत बड़ा ऑपरेशन हमने हरियाणा में ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर किया। और उसके अलावा भी देखिए होम डिपार्टमेंट में बहुत से ऑपरेशंस होते रहते हैं क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करने के लिए, क्रिमिनल्स को जो विदेश में हैं उनको हंट डाउन करके वापस लाने के लिए। और हर कुछ चीज़ें अखबारों में आती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं भी आती हैं, बट वो एक निरंतर प्रक्रिया रहती है जो हमारी एक्सरसाइज कि हम हरियाणा में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, साइबर क्राइम है, एक्सटॉर्शन गैंग्स हैं, इन सब पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट रोज़ाना चलती रहती है। मैम, ये भी जानना चाहूँगा कि अब तक जितनी भी जिम्मेदारियां आपने संभाली है, उस दौरान ऐसा कौन सा काम जो है वो किया गया जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिला? हाल फिलहाल वो तो मैंने देखा, जो रजिस्ट्रियां ऑनलाइन की, उससे प्रदेश की जनता को फायदा भी हुआ, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी, जो लाइनें लगती थी वो भी कम हुई है। इसके अलावा मैम और ऐसा काम आप शेयर करना चाहेंगे कि कौन सी वो बड़ी उपलब्धि है जिस पर वर्क किया गया? क्योंकि आप दिन रात लगे रहते हैं, हम देखते हैं काफ़ी भीड़ भी रहती है आपके दरवाजे पर। अब इतने लंबे सफ़र में बहुत सी बातें हैं, मैं कोशिश करती हूँ कुछ जो याद आती हैं। हमने महिला एवं बाल विकास में क्रैश पॉलिसी लाए। पहला प्रदेश था पूरे देश में जिसने बच्चों के लिए क्रैश पॉलिसी लाए कि कहीं भी अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो आपने उनके लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा ज़रूर देनी है, और वो क्रैश स्थापित भी करवाए। कृषि में हम जो एक फसल विविधीकरण जिसे कहते हैं, जो आज की ज़रूरत भी है, तो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम या बाजरा भावांतर, कई बार बाजरा में पूरे दाम नहीं मिलते थे तो बाजरा भावांतर योजना शुरू करवाई। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बीमा योजना शुरू करवाई, जैसे कि कभी टमाटर या आलू वगैरह में नुकसान हो जाता तो अब हम उनको भी बीमा से कवर करते हैं। रेवेन्यू विभाग में तो हम बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं, कुछ तो ले आए हैं, जैसे कि ये पेपरलेस रजिस्ट्रेशन,
फिर रोवर्स के माध्यम से पैमाइश, यानी कि अब आपको पटवारी कानूनों के चक्कर नहीं काटने हैं, ऑनलाइन अप्लाई करिए। रोवर एक ऐसी मशीन होती है जो पैमाइश में जैसे पहले आधा दिन लग जाता था, वो चंद मिनटों में 15 मिनट में वो डिजिटल मैपिंग करके आपकी पैमाइश पूरी हो जाएगी। आगे हम इंतकाल है उसको भी ऑटोमेटिक करने जा रहे हैं, यानी कि जैसे ही रजिस्ट्री हुई वैसे ही आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। नहीं तो ये एक और चीज़ थी जिसमें लोग परेशान रहते थे। वह उधर होम डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहल भारत सरकार ने ली है, जो नए आपराधिक कानून, जो नई न्याय संहिता लागू हुई, हरियाणा पहला प्रदेश बना पूरे देश में जिसने उसको 100% लागू किया, और जो उसमें हमारी उपलब्धियां रही हैं वो भी नंबर 1 रहा है हरियाणा पूरी कंट्री में। तो मैम ऐसा भी प्लान है कि जिस तरीके से पुलिस भर्ती को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि पुलिस की कमी हरियाणा के अंदर, तो सरकार की ओर से ऐसा भी कोई आगे प्लान है कि और भर्तियां की जाएगी, उसके अलावा और किस तरीके से उसकी पूर्ति की जाएगी? बिल्कुल है, सीएम साहब के तो ये स्पष्ट आदेश है। उन्होंने पिछले साल बजट स्पीच में भी कहा था कि हम पुलिस को और सुदृढ़ बनाएंगे और हरियाणा में की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी ही 6000 से अधिक भर्तियों की विज्ञापन भी निकलने वाला है। और जो सीएम साहब ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हरियाणा में अभी जो हमारी महिला पुलिस है लगभग 15%, थोड़ा सा 15 से कम है, उसको 25% तक ले जाएंगे। तो ये भी महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कदम है। और उससे भी ज़्यादा ये एक मैसेज है कि इतना विश्वास है उनको आज की लड़कियों की क्षमता में कि वो हमारी पुलिस फोर्स में आगे आके कानून व्यवस्था संभाल सकती हैं। तो इसको अब हम महिला फोर्स को भी 25% जो नई भर्तियां होंगी उसमें 25% जो रिक्तियां हैं वो महिलाओं के लिए होंगी। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो यूथ आपको सुन रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है? यस, वी आर ए यंग कंट्री। यूथ के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे पहला मैसेज ये है कि सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी गुजारना बंद कर दें। इंडिया में डेटा बहुत चीप है। आप किसी और देश में हो रहे होते तो दिन भर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं लगे रहते, क्योंकि डेटा इतना महंगा है। पर ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, हाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं। आप अच्छी बातें को एक माध्यम दे सकते हैं, एक मंच दे सकते हैं, बट अधिकांश इसके टाइम वेस्ट है। वही समय अगर आप किसी भी अच्छे कार्य में लगाएं, आप श्रमदान में लगाएं, आप एनसीसी ज्वाइन करें, आप अपनी कम्युनिटी, अपने समाज में आपको जो लगता है कि ये गलत हो रहा है, मिलकर उसको ठीक करने की कोशिश करें। डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम करें। कहीं अभी भी कई जगह हैं जहाँ पे लोग साक्षर नहीं है, साक्षरता में काम करें। इन्वायरमेंट में, पर्यावरण के लिए काम करें, जो इतना बड़ी समस्या है प्रदूषण की, और जो हमारी हरियाली कम हो रही है। तो जब तक आप अपने से बाहर काम नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, सोशल मीडिया आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है। वो आपको और दुखी कर सकता है कि उसके पास ये कपड़े हैं, ये कार है, वो यहाँ घूम रहे हैं, ये उनकी लाइफस्टाइल है, सब दिखावा भी हो सकता है। तो यथार्थ की ज़िंदगी में आए, अपने लिए लक्ष्य रखें, उन लक्ष्य के प्रति काम करें, कुछ बने, कुछ करें, और अपने को भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। सुनीता मिश्रा की हॉबी क्या है? लेखन। मैं लिखती हूँ, जैसा कि आपको पता है। मैम, कविता और साहित्य में मेरी रुचि है। तो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए भी अगर कुछ आप बताना चाहें तो? ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है, बस क्योंकि आपने युवा वर्ग के लिए पूछा तो मैं बस 2 लाइनें उनको समर्पित कर रही हूँ। था अंधेरों का बंदोबस्त मगर, था अंधेरों का बंदोबस्त मगर, हम हौसलों की धूप लेकर आए हैं। अहले चमन को जो फिर गुलिस्ता कर दे, हाँ हम नेकी की वही धूप लेके आए हैं। तो मेरा यही अपील है कि इस तरह की धूप लेकर आए अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की भी। मैम, आपने काफ़ी बुक्स भी की हैं, चंडीगढ़ में भी आपके काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं, उसके बारे में भी हम हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? वर्ष 2012 की बात है कि कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे थे तो लगा कि चंडीगढ़ में, और उस वक्त था भी नहीं,
कि चंडीगढ़ में इमारतें बहुत खूबसूरत हैं, पेड़ बगीचे सब हैं, बट एक सोल है, एक जो उसकी आत्मा है, अ, उसमें शायद कुछ उस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो तब हमने चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी स्थापित की, और फिर तब से ही चंडीगढ़ लिट फेस्ट यहाँ आयोजित करते हैं, जैसे जयपुर लिट फेस्ट सबने नाम सुना हुआ है, उसी की तर्ज पे। और मैं उसकी फेस्टिवल डायरेक्टर और चेयरपर्सन भी हूँ। खुद भी मैं लिखती हूँ, मेरी 5-6 किताबें हैं कविता की, और फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी और साहित्य अकेडमी ने उन बुक्स को पुरस्कृत भी किया है, अवार्ड ऑफ रिकग्निशन भी दिया है। तो और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं अपने लिखने के सफ़र को और बढ़ावा दे पाऊंगी। टाइम नहीं मिलता है। कई अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम। जैसे साहित्य अकेडमी की बेस्ट बुक ऑफ द ईयर मिल चुकी है मेरी किताब वक्त के उजाले में को, और पिछले वर्ष साहित्य अकेडमी ने सभी किताबों के लिए अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया है। और भी लिटरेरी ऑनर्स मिल चुके हैं। मेरी पहली किताब, दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी, को श्री खुशवंत सिंह जी जो जाने माने साहित्यकार थे, उन्होंने उसका प्राकथन लिखा था। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक सफ़र है, और कविता मैं शायद इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये एक माध्यम है जो इतनी भरी भरी ज़िंदगी में थोड़े से एकांत में ज़िंदगी और समाज और अपने को समझने का। मैम, जब से हरियाणा बना, हरियाणा के कई मुख्यमंत्री रहे, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, आपने उन सरकारों के साथ काम भी किया है, तो किस तरीके से देखते हैं आप, किस मुख्यमंत्री का कार्य करने का आपने जिस तरीके से अलग अंदाज देखा? हरियाणा की सियासत में कई लाल रहे हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल की बात कर ली जाए, भजन लाल की बात कर ली जाए, बंसी लाल की बात कर ली जाए, मनोहर लाल जी की बात कर ली जाए, तो किस तरीके से देखते हैं किन्होंने हरियाणा के लिए अच्छा काम किया? मैं समझती हूँ कि हर एक मुख्यमंत्री ने अपने विजन के हिसाब से जितना भी वो कर सकते थे प्रदेश के लिए, और जो उस समय ज़रूरत थी और उचित था, क्योंकि वक्त भी बदलता रहता है। आज हम बात कर रहे हैं एआई की और ब्लॉकचेन की, 1970 में हम बात कर रहे थे बिजली और सड़कों की। तो ये एक प्रोग्रेस इसी को तो कहते हैं। और मुख्यमंत्री का तो इतना बड़ा दायित्व होता है कि उनको जो हमने देखा है कि सोते जागते जो भी सीएम होते हैं वो प्रदेश और के बारे में ही सोच रहे होते हैं, और हम लोग सब एक तरह से सहायतार्थ होते हैं, पर विजन तो एक तरह से सीएम का ही होता है। तो हरियाणा की शायद खुशकिस्मती है, और ख़ास तौर से हाल में कि बहुत ही ओजस्वी और कर्मठ लीडर्स मिले हैं हरियाणा को। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हरियाणा की सीनियर आईएएस अधिकारी सुबीता मिश्रा, जिन्होंने अपने सफर के बारे में भी बताया और अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो साझा किया। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।